हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी जानते हैं कि आपको अगर यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग सबसे अहम जो रोल प्ले करेगा। जिसकी जितनी अच्छी रीजनिंग पे पकड़ बनेगी उतना ही अच्छा वो स्कोर करके ले जाएगा। रीजनिंग में आपने देखा होगा, प्रीवियस पेपर अगर लगाए होंगे तो बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उन उन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनको हम डिटेल में भी कर रहे हैं। सभी को नहीं कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, बाकी तो प्रैक्टिस चली रही है। उनमें से आज का जो टॉपिक है वो कथन और तर्क का है। आप पेपर उठा के देखिए, कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन ढेर सारे आपके प्रीवियस सेट्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, कथन और तर्क को सॉल्व करने का बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं वर्क करती है। आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कुछ आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए, कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो आप जैसे ही उनको पढ़ोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पर फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। हम आपको यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन देखिए। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी हमने 1 मिनट में आपको देने की कोशिश की है, बस उसको देखने के बाद सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे और आप इन 10 से 12 क्वेश्चंस को देखिए। हमें पूरी उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आप चाहे मॉडल सेट लगा लेना आज के बाद, चाहे प्रीवियस ईयर लगा लेना, आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ कीवर्ड्स इसके देख लेते हैं, कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। होता क्या है, जो कथन और तर्क वाले सवाल होते हैं, कथन और तर्क वाले सवाल होते हैं, उसमें होता है कि एक कोई स्टेटमेंट दिया होता है। वो स्टेटमेंट या तो कोई सुझाव दिया होता है या फिर कोई समस्या के बारे में वो बात कर रही वहां पर की जा रही होती है, या कोई भी बात की जा रही होती है और उस बात से रिलेटेड वहां पर तर्क दिए होते हैं। एक दो दो तर्क दिए होते हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चन ज्यादातर हैं, दो तर्क दिए होते हैं। आपको यह जानना होता है कि जो सुझाव या समस्या यहां पर दी गई है, क्या इससे रिलेटेड जो ये तर्क दिया गया है क्या इसको फॉलो करता है, क्या ये तर्क वाजिब है इस समस्या को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए जो यहां तर्क दिया जा रहा है क्या वो सही है। अब एक बात, दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि यहां पर तर्क एक सही हो और दूसरा बिल्कुल गलत हो। ऐसा आप मान के नहीं चल सकते कि आपको बस एक सही वाला निकालना है और गलत वाला तो दूसरा गलत मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर होता क्या है, एक तर्क होता है वो स्ट्रांग होता है, मतलब कैसा होता है, वो पॉजिटिव ज्यादा होता है, और जो दूसरा तर्क होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है। आपको वहां पर यह देखना होता है कि दोनों में कौन सा ज्यादा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बस ये आपको देखना होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहां पर देखते हैं कि हम ये कैसे पता लगाएं कि जो तर्क दिया गया है उसके नीचे, कथन के नीचे जो तर्क दिया गया है वो स्ट्रांग है या वीक है। तो यहां पर कुछ शब्द हमने लिखे, इनको जरा देखिए। अगर वहां पर फैक्ट की बात की जाए, मतलब कोई यूनिवर्सल फैक्ट की बात की जाए, तो यूनिवर्सल फैक्ट्स मतलब होता है अगर कार्बन का उत्सर्जन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। आप सभी जानते हैं, तो हमें कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहिए। अगर ऐसा कथन है तो उसके आगे तर्क दिया जा सकता है इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होगा। तो आप सभी जानते हैं ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि कार्बन से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, चलिए, लॉ और थ्योरी, कोई भी ऐसी बात की जा रही हो जो किसी सिद्धांत को फॉलो कर रही हो, किसी नियम को फॉलो कर रही हो, ये यहां पर सभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक यहां पर थोड़ा सा ट्रेलर देंगे, बाकी क्वेश्चंस आगे हैं। ठीक है, तो कोई नियम दिया हो, कोई थ्योरी दी हो, अगर किसी थ्योरी और नियम को वो फॉलो कर रहा है तो भी वो तर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन सबसे जरूरी होता है। जो कथन है उसको दिया हुआ तर्क कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि क्या हमें जो टैक्सेस होते हैं, जैसे कि शराब पर टैक्स हो गया, क्या इसको बढ़ाना चाहिए, तो उसके पीछे अगर ऐसा कोई एक्सप्लेन किया जा रहा है, हाँ बढ़ाना चाहिए, इससे क्या होगा, पीने वाले लोगों की संख्या कम होगी, हतोत्साहित होंगे। जाहिर सी बात है, जब पैसा ज्यादा जेब से पड़ेगा तो पीने वालों की संख्या कम होगी, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, तो ये उसने एक्सप्लेन अच्छे से किया। तो जब बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तब भी वो हमारा जो रीजन रहता है, जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो कैसा रहता है, स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। अगला होता है सोल्यूशन। अगर आप किसी प्रॉब्लम का, किसी भी चीज का जो कथन में बात की जा रही है उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हो तो भी आपका तर्क जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, स्ट्रॉन्ग। वीक कहां पर होता है, अगर कोई आप इलॉजिकल डेटा दे रहे हो, आपसे पूछा कुछ जा रहा है और आप बता कुछ रहे हो, आपसे हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के बारे में जानकारी ले रहे हैं और आप बात कर रहे हैं किसानों की, तो वहां पर नहीं चलेगा। आपका जो लॉजिक होना चाहिए, जो डेटा होना चाहिए, वो उसी कथन से रिलेटेड होना चाहिए, कोई इलॉजिकल डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे सुपरस्टिशन का मतलब होता है कोई अंधविश्वासी बात, रूढ़वादिता, ये चला आ रहा है। जैसे लड़कियों को डिफेंस में जाना चाहिए,
आज के समय में अगर ये बात की जाए कि क्या महिलाओं को डिफेंस ज्वाइन करना चाहिए, तो अगर वहां पर कोई ऐसे तर्क देता है नहीं महिलाएं तो बहुत कमजोर होती हैं और महिलाओं तो शुरू से ही घर में रहती हैं तो उन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है, इस तरह का अगर तर्क दिया जा रहा है तो वो सिर्फ रूढ़वादिता को ही शो कर रहा है, यानी ये वीक आर्ग्यूमेंट में आएगा। कंपैरिजन की जा रही है, जैसे भारत में किसी भी चीज का उत्पादन कोई भी चीज मान लीजिए किसी चीज का उत्पादन बढ़ाना चाहिए और वहां पर तर्क दिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका में ऐसा किया जा रहा है इसीलिए। तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी से कंपैरिजन किया जा रहा है तो भी वो तर्क वीक की कैटेगरी में आएगा। हम कंपैरिजन पे नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया की सिचुएशन अलग होती है और किसी भी अन्य देश की सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, ओनली सोल्यूशन अगर ये कहा जाए कि जो समस्या या सुझाव दिया गया है, जो भी वहां पर प्रॉब्लम दी गई है उसका केवल यही समाधान है जो तर्क में दिया जा रहा है, केवल अगर वही है और केवल की ओर इशारा करे तो आप जान जाइए कि वो बात यूनिवर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि केवल सोल्यूशन किसी भी चीज का नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि चीजें वाइड होती हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग आयामों से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने बताई, इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन है भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। हम पहले ही आपको बता दें यहां पर जो क्वेश्चन हमने रखे वो यूपीएसआई, कांस्टेबल और आपकी जो फायरमैन वगैरह एग्जाम्स के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर, उनको ज्यादातर वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। उनके आगे लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन वही है, आप मिला भी सकते हैं अगर देखना चाहें। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ जो खेल है वो जारी रखना चाहिए, मतलब क्रिकेट चलता रहना चाहिए। क्या उसके पीछे रीजन दिया जा रहा है, जो तर्क दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? हाँ, देखिए एक है हाँ में तर्क और दूसरा है नहीं में। तो ये कतई जरूरी नहीं है कि हाँ वाला सही होगा या नहीं वाला सही होगा, हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो सकता है एक सही हो सकता है दूसरा सही हो। ये ऑप्शन में यही कुछ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपने बात समझ ली। एक चीज और आपको यहाँ पर हम बताते चलें, जो कथन वाले और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें कथन के बारे में आपकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको भी समझ होनी चाहिए। यहाँ पर डेटा ऐसा है जिसको आपको एनालाइज करना है, अपने दिमाग में खुद से सोचना है, ऐसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल जारी रखना चाहिए। हाँ, ये भारतीय और पाकिस्तानी दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है। देखिए यहाँ दर्शकों के एंटरटेनमेंट की बात हो रही है। दर्शकों से मेरा मतलब है उन देश के जो निवासी होते हैं, जन समुदाय होता है, उनसे बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि खेल को, अब यहाँ पर अपना आप दिमाग लगाएंगे कि दोनों देशों के लिए जो क्रिकेट है वो अपने आप में एक धर्म की तरह है, रिलीजन की तरह है। तो जब इतने सारे लोगों का ये भावात्मक मुद्दा हो जाता है तो हम क्रिकेट को बंद नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट बंद करने से कितने ही लोगों को, आप सभी जानते होंगे आज भी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे ज्यादा वॉच उसी पे जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उससे जुड़े हुए। तो ये बिल्कुल वाजिब रीजन है कि हाँ भारतीय और पाकिस्तान दोनों दर्शकों को आकर्षित करता है, ये खेल चलते रहना चाहिए, जो ऊपर वो कहना चाह रहा है। सेकेंड रीजन क्या दे रहा है? नहीं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा करता है। आप सभी जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जो विवाद है वो क्रिकेट की वजह से नहीं है, टेररिज्म की वजह से, आतंकवाद की वजह से है। तो जो एक मुद्दा ही अलग है, उसको आप क्रिकेट से कैसे जोड़ सकते हो? तो वो आतंकवाद की समस्या है, ना कि क्रिकेट की है। इसीलिए यहां पर जो तर्क सबसे स्ट्रांग बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है? फर्स्ट बैठ रहा है। तो तर्क एक यहां पर मजबूत हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप भी इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन है क्या युवाओं को नशे की आदत, देखिए कितना अच्छा है, आज के जो समय में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं उसके बारे में है। युवाओं की नशे की जो समस्या है में वृद्धि दर के कारण, देखिए नशे की आदत में वृद्धि दर के कारण शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं युवाओं में बहुत ज्यादा नशे की लत लग रही है तो हमें शराबबंदी कर देनी चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए शराब पर। ठीक है, चलिए इसके पीछे देखते हैं कि तर्क क्या दिया गया। पहला तर्क है हाँ में और दूसरा तर्क है नहीं में। हाँ वाला तर्क क्या कह रहा है? युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने का एकमात्र तरीका है। अभी हमने कहा था अगर आपसे कहा जा रहा है कि यही एकमात्र सोल्यूशन है, ओनली वर्ड आ रहा है, तो वो तर्क तुरंत ही वीक की कैटेगरी में चला जाएगा, गलत की कैटेगरी में चला जाएगा। किसी भी चीज का इकलौता सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आप फिर से इसको देखिए, हाँ युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने का एकमात्र तरीका है शराबबंदी।
क्या आप जानते हैं कि शराबबंदी होने से किसी की, आप एग्जांपल ले लो, किसी भी स्टेट का अगर वहां पर शराबबंदी कर देगी तो आप ये मान लेंगे कि वो पूरे प्रदेश में कोई भी अब शराब नहीं पीने लगा है। आप सभी जानते हैं वो पड़ोसी स्टेट से जाकर शराब पी सकते हैं, कहीं से भी पी सकते हैं। तो आप नशे की आदत को छुड़ाना है तो एकमात्र सोल्यूशन शराबबंदी नहीं हो सकता है, और भी सोल्यूशन हो सकते हैं। उनको जागरूक कीजिए, उनके लिए व्यवस्थाएं कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये कथन ओनली वाला है तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे नहीं मतलब नहीं करना चाहिए, क्यों? अब देखो शराब बंदी है, जबकि आप भी जानते हो कि शराब बंदी एक अच्छी चीज है, बंद होना चाहिए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यहां पर नहीं दे रहा, नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या वो सही दे रहा है? आप क्या है क्या नहीं वो छोड़िए, रीजन क्या सही दे रहा है? उत्पादन से सरकार को भारी राजस्व मिलता है, ठीक है। केवल शराब प्रतिबंधित युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। मतलब केवल शराब पर प्रतिबंध जो लगा दिया जाएगा वो नशे की आदत से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, क्योंकि सरकार को इससे राजस्व की भी प्राप्ति होती है। उसने बता दिया इससे अच्छा खासा राजस्व मिलता है, और आप शराब पे प्रतिबंध लगाकर ही केवल उनकी आदत नहीं छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल वाजिब रीजन दे रहा है, भले ही वो आपको लग रहा हो कि निगेटिव है, लेकिन ये रीजन सही है और यही फॉलो कर रहा है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगा देना चाहिए? भारी कर मतलब जो टैक्सेज हैं वो हैवी टैक्सेज इंपोज करने चाहिए, भारी कर लगा देने चाहिए। चलिए देखते हैं क्या। हाँ, पहला कदम कह रहा हाँ, दूसरा नहीं। हाँ वाला क्या कह रहा है? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए हानिकारक है, और उच्च करों से खरीदार हतोत्साहित होता है। देखिए उसने रीजन दिया है क्यों भारी कर लगाना चाहिए, टैक्सेस क्यों बढ़ाने चाहिए सिगरेट पे, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छी बात है, और आगे कितनी अच्छी बात कर रहा है, उच्च करों से खरीदार हतोत्साहित होगा। अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो सिगरेट पीने वालों में कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आप सोच के देखिए, 10 रुपए की सिगरेट 100 की मिले, 100 की 1000 की मिलने लगे, तो क्या उतनी रेगुलरिटी से, वो उतनी फ्रिक्वेंसी से कोई व्यक्ति खरीदेगा जितनी पहले खरीद रहा होगा? नहीं, हतोत्साहित होगा, उतना ज्यादा नहीं खरीद पाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, नहीं ये सरकार के लिए आय का एक स्रोत है। देखिए एक तो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स क्या किए जा रहे हैं, इंक्रीज किए जा रहे हैं, और इंक्रीज किए जा रहे हैं तो आय का स्रोत तो बढ़ेगा। अगर आप सिगरेट पे टैक्स बढ़ाओगे तो आय तो बढ़ेगी। तो ये तो बात को रिपीट कर रहा है, और ये कोई रीजन नहीं दे रहा है, इसलिए ये जो तर्क है ये हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कह रहा है, स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब मुद्दे वो हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर राय एक से अधिक हो सकती है। तो क्या स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए? कथन में जो तर्क है उसका वो क्या है? पहला तर्क है नहीं, दूसरा तर्क है हाँ। जरा नहीं वाला देखते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, वो कह रहा है कि आप मत पढ़ाइए स्कूलों में धर्म, क्योंकि हमारा जो देश है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, पढ़ाना चाहिए। धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। आप सभी जानते हैं कोई भी ऐसा दुनिया का धर्म नहीं है जो किसी व्यक्ति को गलत काम करना सिखाता हो। धर्म में इतने सारे चरित्र होते हैं, इतनी सारी जो पुस्तकें होती हैं, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, रामायण हो, महाभारत हो, सभी से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है कि चाहे तो हम अपने पूरे जीवन को, पूरी लाइफ को संवार सकते हैं, इतना मोटिवेशन उसमें भरा पड़ा है। तो जीवन में अगर नैतिक मूल्य आपको बेहतर करने हैं तो बच्चों को धर्म की शिक्षा देने में कोई बुराई नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, धर्म की शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म देती है। अब आपके दिमाग में एक बात ठनक रही होगी कि क्योंकि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर यहां पर हम धर्म की शिक्षा कैसे दे सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो यहां बढ़ावा नहीं देना, धर्म से सीखना दो अलग बातें हैं। धर्म से सीखने में कोई बुराई नहीं है, धर्म विशेष को बढ़ावा देना गलत है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सभी धर्मों को समान अवसर देते हैं, समान सम्मान देते हैं, इसीलिए ये तर्क कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कौन सा तर्क सही हो जाएगा? सेकेंड तर्क सही हो जाएगा। आई थिंक जितने हम पूरे आपको अपने मनोयोग से पढ़ा रहे हैं, और आप इसको देखिए, हमें नहीं लगता ये 10 क्वेश्चन देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत होने वाला है। क्या चीन में बने उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर देना चाहिए? जब दिवाली आती है तो दिवाली के टाइम पे खूब कहा जाता है कि वहां की जो लाइट्स है उनको मत लाइए, हमारे यहाँ के दीपक जो बनाए जाते हैं देसी दीपक, उनका यूज कीजिए। ये बातें चलती हैं बहुत सारी, तो उसी पर ये क्वेश्चन बना है, क्या चीन में बने उत्पादों को भारत में, वैसे भी चीन से कितना सारा इंपोर्ट होता है, उत्पादों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? चलिए बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक अच्छी बात है, हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन क्या ये चीजें की जा सकती है? हाँ हाँ, दोनों तर्क हाँ है, कर दिया जाना चाहिए। मतलब सभी लोग चाहते हैं हाँ बंद कर दो चाइना से, कुछ मत लो भैया। चलिए देखते हैं क्या होता है। हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। चलिए अच्छी बात है, दूसरा देख लेते हैं। हाँ, इससे भारतीय उत्पादन में वृद्धि होगी।
एक बात बताइए, अगर हम सोच के देखिए, चीन पर अगर किसी मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल फैसिलिटी के लिए डिपेंडेंट है और वो केवल चाइना में ही उपलब्ध है, तो अगर हम चाइना से अगर उस चीज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो क्या हम उसका अपने यहां उत्पादन कर सकते हैं? मतलब जो चीज हमारे यहां उपलब्ध ही नहीं है वो उस कुछ भौगोलिक दृष्टिकोण की वजह से चाइना में ही उपलब्ध है और वो पूरी दुनिया में चाइना से जाती है। अगर सिर्फ हम इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान को मदद कर रहा है हम चाइना से नहीं लेंगे, तो क्या हमारे देश के लोगों का भला हो जाएगा? हमारे देश का भला नहीं होगा। देखिए, कूटनीति और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। कूटनीति और व्यापार दो अलग अलग चीजें हैं। आप कूटनीतिक रिश्तों को एक अलग नजरिए से देखते हैं और व्यापार के रिश्ते को जो एक अलग नजरिए से देखते हैं। आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे कूटनीतिक संबंध एक अलग स्तर के हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि व्यापार हमारा चल नहीं रहा है। कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन व्यापार हमेशा चलता रहता है। थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है लेकिन व्यापार हमेशा कंटिन्यू है किसी भी देश के साथ में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये कि हम वहां बंद कर देंगे और अपने देश में उत्पादन करने लगेंगे, तो भैया अफीम नहीं है जो आप खेतों में उगा लोगे। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो एक जगह विशेष पर, एक देश विशेष में भी होती है। ठीक है, तो यहां पर ये तो गलत हो जाएगा। पहला है, हाँ, चीन भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान का समर्थन अगर कल को अमेरिका करता है तो अमेरिका के साथ भी खत्म कर लेंगे संबंध, और कोई देश करेगा उसके साथ भी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं चल सकता है। ये एक कूटनीतिक मामला है, इसको व्यापार से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यानी कथन दोनों कैसे हैं? मजबूत नहीं है, वीक है, इसका सही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वक्तव्य है जनगणना प्रक्रिया का अंतराल कम करके 5 साल में एक बार कर दिया जाना चाहिए। जनगणना जो की जाती है वो 10 सालों में की जाती है। ठीक है, 10 ईयर्स में जनगणना होती है और वो कह रहे हैं कि 5 साल में जनगणना की जानी चाहिए। वो ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या लगा रहे हैं? हाँ और नहीं। देखिए, दोनों ऑप्शन आपके सामने है। हाँ में क्या कहा जा रहा है? हाँ, ये व्यापारियों और सरकार के नीतिज्ञों को नवीनीकृत तथ्य देता है। देखिए, इस बात को समझिए, व्यापारियों और सरकार को क्या देता है? ये जनगणना जो होती है क्या देता है? नीतियों को नवीनीकृत तथ्य देता है। आप सभी जानते हैं सरकार को एक अच्छा खासा डेटा मिलता है जनसंख्या के बाद। जनसंख्या जब जनगणना होती है जनसंख्या की, तो उसको एक डेटा मिलता है। डेटा के आधार पर वो अंदाजा लगा पाता है कि कितनी आबादी किन लोगों की है, कितनी आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं। उसके आधार पर किस राज्य में कितना जनघनत्व है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी योजनाओं को पूरे देश में अलग अलग जगह पर समुदाय के अकॉर्डिंग डिवाइड करती है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये नीतियां कौन बनाता है? व्यापारी भी बनाते हैं और सरकार भी बनाती है। ठीक है, तो बहुत जरूरी होता है कि सरकार के पास एक डेटा आए। और आप सोच के देखिए, अगर यही डेटा 10 साल के बजाय 5 साल में आने लगेगा तो बुरा ही क्या है? ये तो अच्छा ही है। डेटा और जल्दी आएगा तो और जल्दी स्पष्ट नीतियां बनेगी। ठीक है, तो ये सही है, जो हाँ कह रहा है वो सही कह रहा है। अब आगे देखते हैं, नहीं, लागत और व्यावहारिक कठिनाइयों के परिणाम में प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं, बात ये भी सही है, जनगणना एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है और इस व्यापक प्रक्रिया में दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक तो कर्मचारियों की और दूसरा उस पर खर्च होने वाले मद की। तो ये बहुत ही एक हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यवहारिक रूप में बहुत ज्यादा कठिनाई क्रिएट करेगा अगर इसको 5 साल में किया जाएगा। कल को कोई कहेगा 2 साल में कर लो, तो आप सोच के देखिए कितनी ज्यादा अव्यवहारिक बात वो हो जाएगी। इसीलिए ये जो कथन है, मतलब इसका ये जो तर्क है, नहीं ये भी सही है और हाँ भी सही है। हमने पहले भी बताया था, कोई चीज सही या गलत इसलिए है कि वो उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, ना कि इसलिए कि भैया इसका तो ए टिक मार दो, ऑब्जेक्टिव है और यही सही होगा या बी ही सही होगा। ऐसा नहीं है, रीजन ये भी सही दे रहा है, रीजन ये भी सही दे रहा है। तो इसलिए यहां पर दोनों तर्क कैसे हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, भारत में गरीबी अन्य देशों की तुलना में बदतर है। ये बेहतर नहीं लिखा है, बदतर लिखा है। क्या लिखा है? बदतर है। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब कहने का वो उसका मतलब ये है कि अन्य देश जो हैं उनसे भारत में सब और भी ज्यादा गरीब है। मतलब भारत एक तरह से कह सकते हैं सबसे गरीब है इस कथन के हिसाब से। ठीक है, चलिए, हाँ, गरीबी मौजूद है, ये तो तत्व को ही रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? तत्व को ही रिपीट कर रहा है, लेकिन इसे स्थायी रूप से हटाया नहीं जा सकता है। आप सभी जानते हैं ऐसी कोई भी समस्या, वो पहले कह रहा नहीं हटाया जा सकता। आपको क्या लगता है कि गरीबी को नहीं हटाया जा सकता?
गरीबी क्या इतनी बड़ी कोई समस्या है कि गरीबी को खत्म ही नहीं किया जा सकता। उसने पहले ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक डिसीसिव कंडीशन में आ गया कि भैया गरीबी खत्म नहीं होगी, ये तो है, ये खत्म नहीं होगी। तो ये बिल्कुल तथ्य कैसा हो जाएगा, तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं। ठीक है, नहीं अफ्रीकी देश भारत की तुलना में ज्यादा गरीब हैं। अगर हम वास्तव में डेटा एनालाइज करें वर्ल्ड का, तो अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो, ये बिल्कुल फैक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, वो भारत से भी ज्यादा गरीब हैं। तो ये कहना कि भारत सबसे बदतर है, ये बात कैसी है, गलत है। किस रूप में, फैक्ट के रूप में। तो तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत है और तथ्य यहां पर स्ट्रांग है, इसीलिए ये ऑप्शन कौन सा, सेकेंड, इसका क्या करता है, मजबूत होगा। केवल तर्क 2 मजबूत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इन दिनों व्यक्तियों से बड़ी कंपनियों तक, व्यक्तियों से बड़ी कंपनियों तक मतलब व्यक्ति भी और कंपनियां भी उत्पादों और प्रक्रियाओं में कंप्यूटरीकरण का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रही है ना, कंप्यूटरीकरण हो गया है। क्या व्यक्तियों और संगठनों के लिए इस पर निर्भर रहना सही है? आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का उपयोग डे टू डे लाइफ में पर्सन टू इंस्टीट्यूशन तक, ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच चुका है, हर जगह प्रयोग हो रहा है। तो क्या ये निर्भर रहना सही है? वो ये कह रहा है कि क्या निर्भर रहना सही। आगे देखते हैं तर्क क्या दे रहा है इसके पीछे। तर्क दे रहा है हाँ, दूसरा भी दे रहा है हाँ। चलिए देखते हैं। यह उत्पादकता स्तर को हर जगह बढ़ाने में मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि जहां पर कंप्यूटरीकरण हो जाता है वहां पर काम करने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल बात सही है और उसका एक अच्छा खासा ये रीजन दे रहा है, तर्क सही दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है उस बात को। हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तेजी से तरक्की की। हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी दूसरे देश के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है, किसी भी तथ्य के साथ दूसरे तथ्य के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो डाटा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अमेरिका या ब्रिटेन ने तरक्की की है तो वहां की सिचुएशन अलग है, इसलिए वहां पर वो चीजें अलग हैं। इंडिया की अगर बात करेंगे तो यहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ के संसाधन अलग हैं, यहाँ की मानव संपदा अलग है। इस तरह से यहाँ पर ये फॉलो नहीं करेगा ऑप्शन नंबर, केवल यहाँ पर केवल तर्क एक सशक्त है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी जो कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? जो कैमरा होते हैं आजकल हर जगह लगे होते हैं, तो क्या सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर, ये ध्यान रखना ये सार्वजनिक स्थलों की बात कर रहा है ना, पब्लिक प्लेसेस की। चलिए हाँ, वो कह रहा है हाँ कर देना चाहिए। दूसरा कह रहा है नहीं। हाँ में क्या कह रहा है, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। देखिए उसने वाजिब रीजन दिया, उसने बिल्कुल सही उसको क्या दिया है, एक सोल्यूशन दिया। हमने कहा ना जहां पर सोल्यूशन आपको दिखाई दे कि हाँ वो सोल्यूशन दे रहा है, सोल्यूशन क्या दे रहा है, हाँ सार्वजनिक सुरक्षा। यहाँ पर पब्लिक सिक्योरिटी की बात कर रहा है और कैमरा से पब्लिक सिक्योरिटी होती है, आप सभी जानते हैं। कैमरा लगा तो चोरी चकाटी हर तरह की चीजें बंद रहती है। चलिए नहीं, अब वो नहीं में क्या कह रहा है, निजता लोगों का अधिकार है, मतलब निजता है ना, जो ये अपने ये फ्रीडम की बात कर रहा है, निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखल अंदाजी होगी, है ना, ये मूल अधिकार की बात कर रहा है। आप एक बात बताइए, जब बात पब्लिक प्लेसेस की हो रही है, किसी के घर की तो बात हो नहीं रही है, तो पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई चीज लगी है तो उससे लोगों की निजता पे क्या फर्क पड़ने वाला है? निजता तो तब हो जब हम आपके घर में कैमरा लगाएं आके, तब निजता का हनन होगा। तो यहाँ कोई निजता जैसी समस्या नहीं है, ये एक कंबाइंड सिक्योरिटी की बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो फॉलो करने वाला तर्क है वो तर्क एक है, ना कि दो तर्क यहाँ पर फॉलो नहीं करता। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कथन है क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए? बुलेट ट्रेन आप सभी ने सुना होगा, तो क्या जनता के लिए शुरू की जानी चाहिए? देखिए एक तर्क है हाँ, एक तर्क है नहीं। हाँ वाला क्या कह रहा है, हाँ वाला कह रहा है यह यात्रा के समय को कम करता है। आप सभी जानते हैं बुलेट ट्रेन, देखिए रीजन दे रहा है, बिल्कुल सही रीजन दे रहा है कि शुरू की जानी चाहिए। तो वो कह तो रहा क्यों की जानी चाहिए, समय को कम करता है। आप खुद ही लग जाएगा कि वो बता रहा है और एक सही उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, समय को कम करता है जिससे समय और धन की बचत होती है। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, नहीं इसके लिए पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए और उसके बाद बुलेट ट्रेनों की शुरू किया जाना चाहिए। बताइए इस वाले पॉइंट में क्या कमी है? वो सही तो कह रहा है कि अगर आप बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं और अगर आप सोच के देखिए, आप हाथी पालना चाह रहे हैं लेकिन आप हाथी को रखने बैठने और उसकी व्यवस्था करने के लिए ही सक्षम नहीं है, आपके पास उतनी व्यवस्था ही नहीं है, तो आप हाथी पाल के क्या ही करोगे? तो हाथी लाना बड़ी बात नहीं है, उसको रखना बड़ी बात होती है। वही बात है, आप बुलेट ट्रेन चला तो लोगे लेकिन उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कीजिए, उसके लिए रूट्स और इवन उसका मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम तो डेवलप कीजिए जो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स करता हो। अभी तो हल्की जो बहुत धीमी गति से रेलगाड़ी चलती है वो तक तो
एक्सीडेंट हो जाती हैं मैन हैंडलिंग की वजह से, तो फिर इतनी बड़ी जब स्पीड में गाड़ियां चलेंगी तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, जो कि पहले डेवलप किया जाना चाहिए। शुरुआत करो, वो मना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों तर्क सही है। क्या है दोनों तर्क? हाँ, दोनों तर्क यहां पर सही है, ये भी तर्क बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन। कथन, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए? वो कह रहा है फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। फलों का ज्यादा सेवन, हमें तो आज तक कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि फलों का ज्यादा सेवन हानिकारक होता है या हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। चलिए फिर भी देखते हैं। हाँ, कह रहा है बचना चाहिए, फल महंगे होते हैं। देखिए बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा है। हमने कहा लॉजिकल बात नहीं होगी, जहां पर इलॉजिकल बात आ जाए, इसका इससे कोई लेना ही देना ना हो, तो आप तुरंत इसको गलत कर देंगे। फल महंगे होते हैं इसलिए उनसे बचना बेहतर है। नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन, देखिए प्रॉपर जानकारी दे रहा है, फैक्ट दे रहा है, थ्योरी दे रहा है, सब कुछ आपको लगेगा कि एक ट्रूथ बता रहा है। क्या ट्रूथ बता रहा है? विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये बिल्कुल रीजन कैसा है, इस पर तर्क सही बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, और ये लास्ट है शायद आज का। क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य में अधिक कुशलता से धन का प्रबंधन कर सके? जो ग्रेजुएशन कर रहा है तो क्या उसको वित्तीय शिक्षा भी दी जानी चाहिए? और क्यों दी जानी चाहिए? ताकि वो अपने भविष्य में अधिक कुशलता के साथ धन का प्रबंधन करना सीख सके। धन का, देखिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है, वो चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो, किसी भी आर्ट का हो, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, इवन लाइफ के किसी भी आयाम से वो जुड़ा हो, उसको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए, धन का प्रबंधन आना चाहिए, तभी वो एक अच्छे जीवन को जी सकता है। चलिए क्या कह रहा, हाँ सभी छात्रों में मूलभूत वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। देखिए फिर से गलत कर दिया, सभी में उसने कमी बता दी। हमने पहले कहा है कुछ भी निगेटिव बात करे और सभी के लिए, है ना, सभी में ऐसी कमी है, सभी लंबे लोग झुक जाते हैं बुढ़ापे पे, सभी लड़कियां कमजोर होती हैं, सभी ऐसा होता है। जब भी ऐसी कोई बात कहे तो आपको खुद ही लग जाएगा ये कहीं ना कहीं किससे पूर्वानुग्रह से ग्रसित बात कह रहा है। तो सभी लोग मूलभूत वित्तीय कौशल की कमी होती, ये बात कैसी है, गलत है। नहीं, जबकि अब वो कह रहा है नहीं देना चाहिए। कौन सी शिक्षा? ये भविष्य में कुशलता के लिए जो वित्तीय शिक्षा है वो नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? जबकि चिकित्सा, कानून, कला के छात्र भी वित्तीय प्रबंधन कौशल में अच्छे होते हैं। देखिए ये क्या मतलब कहना चाह रहा है, सेकेंड वाला जो है ये बात को ही नहीं समझ रहा है, जो ऊपर कहा जा रहा है उसको कतई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। वो अपनी पता नहीं कहां से चिकित्सा, कानून और कला को लेके आया है। अगर वो कोई स्ट्रीम बताना चाह रहा तो ऐसे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और स्ट्रीम खत्म नहीं होगी। तो किसी का विशेष का नाम लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। वो यहाँ पर तर्क बिल्कुल भी वाजिब फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये भी तर्क गलत हो जाएगा और ये भी तर्क गलत हो जाएगा, यानी ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने तर्क और कथन और तर्क वाले क्वेश्चन देके हमने इसको अपने बेस्ट समझाने की कोशिश की है, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन आपका आए तो वहां पर आप अपना कम से कम लॉजिक लगा सको कि कैसे ये चीज सही होती है और कैसे गलत होती है। आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई, कुछ कीवर्ड्स भी बताए जिनसे आप आसानी से फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद।